दोस्तों, अब तक आपने सुन ही लिया होगा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच एक वॉर हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे की टेरिटरीज में मिसाइल दाग रहे हैं। डिप्लोमेटिक संबंध भी इतने तनावपूर्ण है कि पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेट को ईरान से वापस बुला लिया है और ईरानियन डिप्लोमेट की एंट्री भी रिस्ट्रिक्ट कर दी है। दोस्तों, इन अटैक की शुरुआत ईरान की ओर से हुई थी, लेकिन अब ये दोनों ही ओर से एक्सलरेट हो रहे हैं। ईरान ने एक नहीं बल्कि तीन देशों पर ये मिसाइल्स दागी। इस क्राइसिस का एक पांव साउथ एशिया में है तो दूसरा वेस्ट एशिया में, यानी कि उस मिडिल ईस्ट में जो पहले ही इजराइल और हमास की लड़ाई की लपटों से झुलस रहा है। वहीं दूसरी ओर अब ये लपटें साउथ एशिया की ओर फैलती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान में ईरान ने जिसको अपना निशाना बनाया वो कुलभूषण यादव केस में भी एक बड़ा मोहरा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईरान एक ही साथ तीन देशों को अटैक करके साबित क्या करना चाहता है। क्या इसका कनेक्शन इजराइल से है या फिर ईरान सिर्फ अपने मिलिट्री पावर को दिखाना चाहता है। साथ ही इसका कुलभूषण यादव से क्या कनेक्शन है और इस पर भारत का क्या स्टैंड है। इन्हीं सब सवालों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक और हो सके तो इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, किसी भी क्राइसिस को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को ही समझ लेते हैं। ये अटैक यूं ही अचानक से शुरू नहीं हुए। अब से लगभग एक महीने पहले दिसंबर 15, 2023 को ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में रासक पुलिस स्टेशन पर कुछ बंदूकधारियों द्वारा हमला हुआ। आप मैप पर देखोगे तो ये जगह पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर थी और इस अटैक में 11 ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। ये हमला सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप जैश उल अदल के द्वारा क्लेम किया गया। ये ग्रुप ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में ऑपरेट करता है और ईरान ने इसे एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया हुआ है। देखा जाए तो ईरान से इसकी दुश्मनी काफी पुरानी है। ये काफी लंबे टाइम से ईरान के ऊपर ऐसे हमले करते आया है। इसके बाद फिर 25 दिसंबर को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सैयद राजी मौसवी के ऊपर सीरिया के डमास्कस में एयर स्ट्राइक हुई। मुसावी सीरिया में ऑपरेट कर रहे IRGC कमांडर में सबसे इन्फ्लुएंसर पर्सनैलिटी में से एक थे। डमास्कस में इसकी ईरान के एम्बेसडर से मीटिंग हुई। इसके बाद इसकी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। ईरान ने इस एयर स्ट्राइक के लिए इजराइल को ब्लेम किया। इसके बाद 3 जनवरी 2024 को साउथ ईस्टर्न ईरान के कारमार में कुर्द फोर्सेस के कमांडर जनरल कसीम सोलेमानी की याद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी बीच यहाँ पर 2 बड़े धमाके हुए और यहाँ मौजूद 94 लोग इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए। ईरान ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमलों में से एक बताया। इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक स्टेट की लोकल ब्रांच इस्लामिक स्टेट खुरासान ने क्लेम की है। अब आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ईरान में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन 15-16 जनवरी को ईरान ने क्लेम किया है कि वो इन सभी हमलों को अंजाम देने वाले अपराधियों से बदला लेगा और इसी के बाद वहां से ये अटैक और काउंटर अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले ईरान ने इराक पर हमला किया। इराक ने इराक के कुर्दिस्तान रीजन की कैपिटल इरबिल में अपने मिसाइल और कामाकाजी ड्रोन्स लॉन्च किए। हालांकि इराक को ईरानियन अलाई कहा जाता है, लेकिन इराकी कुर्दिश एक ऑटोनोमस रीजन है जिसको यूएस का सपोर्ट मिलता है। ईरान की आर्म फोर्सेस का कहना है कि उनके अटैक में इरबिल में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि मोसाद का एक सेंटर खत्म कर दिया। उनके मुताबिक मोसाद अपने इसी सेंटर से इस रीजन में अपने जासूसी ऑपरेशन और ईरान के खिलाफ अटैक प्लान किया करता था। हालांकि इरबिल की लोकल अथॉरिटीज ने इस क्लेम को ये कहकर डिसमिस कर दिया कि ईरान की स्ट्राइक में किसी सेंटर का नहीं बल्कि एक कुर्दिश बिजनेसमैन पेशराव माजिद आगा दियाजी के घर पर हमला किया था। आपको बता दूं कि कुर्दिश प्रॉपर्टी जायंट पेशराव माजिद आगा वहां पर रूल कर रही कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नजदीकी संबंध रखता है। ईरान की कुछ न्यूज एजेंसीज का कहना था कि दिजाई मोसाद का एक बहुत ही क्लोज और इम्पोर्टेंट एलाई था और वही इराकी कुर्दिस्तान से इजराइल को ऑयल एक्सपोर्ट करने का काम भी किया करता था। ये बात सच है कि कुर्दिस्तान इजराइल को हर दिन 1,03,000 बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान दजाई और मोसाद के बीच किसी रिलेशन का कोई एविडेंस नहीं दे पाया। इराक के बाद सीरिया का नंबर आया। दोस्तों, इसी सेम डे ईरान ने सीरिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके इदलिब में 4 और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। सीरिया के इस रीजन में जिहादियों और रेबल्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। ईरान का कहना है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी जो कि अफगानिस्तान के ईस्टर्न प्रोविंस में ऑपरेट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग इदबिल में होती है। उनकी ट्रेनिंग सुन्नी इस्लामिक आउटफिट यानी तहरीर अल शाम करवाता है, जिसको पहले जहात अल नुसरा के नाम से भी जाना जाता था। इसको सीरिया में अल कायदा की लोकल आर्म भी कहा जाता है। ईरान का कहना है कि उसके इन हमलों ने इदबिल में इस्लामिक स्टेट और खुरासान के ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब अगर ईरान के तीसरे टारगेट पर आए तो वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान बना। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजूर में भी 16 जनवरी को एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। आप मैप पर देखोगे तो पंजूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से सटा हुआ एक छोटा सा टाउन है जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से काफी नजदीक पड़ता है। ईरान का कहना है कि उसने पाकिस्तान पर इन अटैक्स के जरिए एक टेरर आउटफिट जैश अल अदल के ट्रेनिंग कैंप्स को अपना निशाना बनाया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था और यहाँ पर भी आपको याद दिला दूं कि
जैश अल अदल वही आतंकवादी समूह है जिसने 15 दिसंबर को ईरान के पुलिस स्टेशन में हुए अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी। ईरान ने जैश अल अदल को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया हुआ है। ये ग्रुप ईरान को एक दशक से भी लंबे टाइम से अटैक कर रहा है। असल में जैश अल अदल एक सुन्नी इस्लामिक ग्रुप है जो ईरान के प्रोविंस सिस्तान बलूचिस्तान को ईरान से अलग करना चाहता है। जैश अल अदल वही आतंकवादी समूह है जिसने कुलभूषण यादव को ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान को सौंपा था। इस रीजन पर गौर करें तो टेंशन यहाँ पर कोई नई नहीं है। पाकिस्तान और ईरान आपस में 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और बॉर्डर से सटा रीजन दोनों ही ओर से डेंजरस रहा है। ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान एक सुन्नी प्रांत है जबकि पूरा देश शिया क्लेरिक के द्वारा रूल किया जाता है। ये ईरान का एक बड़ा और गरीब प्रांत है। ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड और पॉवर्टी स्ट्रिक्ट रीजन है। देखा जाए तो ईरान का बलोच ग्रुप केवल एक एथनिक माइनॉरिटी ही नहीं बल्कि एक सेक्टेरियन माइनॉरिटी भी है। यहाँ पर मौजूद सुन्नी माइनॉरिटी और सेपरेटिस्ट ग्रुप को ईरान के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाता है। इसलिए अक्सर यहाँ पर ईरान की सरकार और लोकल ग्रुप के बीच बहुत इंटेंस राइवलरी देखने को मिलती है। ये राइवलरी केवल ईरान की सरकार और इन ग्रुप तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका पाकिस्तान से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। असल में बलोच प्रॉब्लम पाकिस्तान और ईरान की शेयर्ड प्रॉब्लम है। बलोच एक एथनिसिटी है जो हिस्टोरिकली बलोचिस्तान रीजन से ओरिजिनेट हुई। ये पूरा रीजन आज 3 देशों के बीच बटा हुआ है। नॉर्दर्न पार्ट प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, वेस्टर्न रीजन ईरान का सिस्तान बलोचिस्तान रीजन है और बचा हुआ हिस्सा पाकिस्तान में है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। आपने देखा होगा कि बलोच सेपरेटिस्ट कई दशकों से पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अब से कुछ ही टाइम पहले हमने यहाँ पर बहुत ही बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिले। प्रदर्शन करने वाले हजारों लोगों ने गद्दावर पोर्ट की तरफ जाने वाले रोड को ब्लॉक कर दिया। उनका कहना था कि उनकी गवर्नमेंट ने अरेबियन सी में चाइनीज द्वारा की जा रही इलीगल फिशिंग को खत्म करने के लिए नवंबर 2020 तक का टाइम लिया था, लेकिन गवर्नमेंट अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाई। इन सभी प्रोटेस्टर की ये डिमांड 1 साल पहले भी थी, वही डिमांड आज भी बनी हुई है। इस रीजन में चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट CPEC उनके लाइवलीहुड को हार्म कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट के साथ उनका यही विवाद उनके नेशनलिज्म की डिमांड को भी फ्यूल कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि बलोच सेपरेटिस्ट और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ईरान में सेफ शेल्टर मिलता है, जिसके कारण उन्होंने ईरान में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब स्ट्रॉन्ग हाइडआउट क्रिएट किए हुए हैं। जबकि ईरान कहता है कि ईरान के बलोच सेपरेटिस्ट पाकिस्तान में शेल्टर लेते हैं और वहीं से ये ईरान को अटैक करते हैं। यानी दोनों ही तरफ से एक दूसरे के हॉस्टाइल ग्रुप ब्रीड कर रहे हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच ऐसी टेंशन होती रही है। एग्जाम्पल के लिए साल 2018 में पाकिस्तान बॉर्डर के पास ईरान के 10-12 सिक्योरिटी पर्सनल और इंटेलिजेंस ऑफिसर किडनैप कर लिए गए और ये किडनैपिंग जैश अल अदल के द्वारा ही कराई गई थी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इसमें इंटरवेन किया और आधे से अधिक लोग रेस्क्यू कर लिए गए। इसके बाद साल 2019 में पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि ईरान की टेरिटरी में बेस्ड कुछ मिलिटेंट ने बलोचिस्तान में पाकिस्तान के 10 नेवी सोल्जर्स को अटैक किया है। साल 2021 में ईरानियन सोल्जर ने पाकिस्तानी टेरिटरी में घुसकर अपने 2 इंटेलिजेंस ऑफिसरों को रेस्क्यू किया था, जिनको टेररिस्ट द्वारा बंदी बनाया गया था। अब से कुछ ही महीने पहले इस रीजन में बहुत ही खतरनाक प्रोटेस्ट हुए। उन प्रोटेस्ट में बलोच के साथ ही साथ इस रीजन के दूसरे ग्रुप भी ईरान के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। जब सिस्तान और बलूचिस्तान में हो रहे प्रोटेस्ट के खिलाफ एक डेडली क्रैकडाउन शुरू हुआ तो वो पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर बार बार ओपन और क्लोज करने लगे। इस रीजन में पाकिस्तान और ईरान के बीच बहुत से एंट्री पॉइंट हैं। इन टेंशन के दौरान ईरान इन पॉइंट्स को कई दिनों तक बंद कर देता था और फिर अचानक से रीओपन कर देता था। अब आप सोचोगे कि ईरान को पाकिस्तान से इतना ही खतरा है तो वो इन एंट्री पॉइंट्स को परमानेंटली क्लोज क्यों नहीं कर देता? तो दोस्तों, ईरान ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता और उसका एक बड़ा कारण है इन दोनों के बीच ईरानियन ऑयल का इलीगल ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, ईरान से होने वाला इलीगल ट्रेड यहाँ मौजूद क्रॉस बॉर्डर फैमिलीज के साथ ही साथ दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अमेरिकन सेक्शन के चलते ईरानियन ऑयल की सेल बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, लेकिन जब उसको पाकिस्तान में स्मगल किया जाता है तो उसके लिए नए ऑप्शन खुल जाते हैं। ये इलीगल ट्रेड इस रीजन में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जरिए किया जाता है। इस इलीगल ट्रेड से जनरेट होने वाले रेवेन्यू का एक मेजर हिस्सा ईरान के पास जाता है, जो उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। यूं तो इलीगल ट्रेड कई दशकों से चला आ रहा था, लेकिन इसको एक मेजर बूम 2014 में यूएस द्वारा ईरान पर इम्पोज किए गए इकोनॉमिक सैंक्शन के बाद मिला। यही कारण है कि जब दोनों में से किसी भी साइड की सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर को टाइटली मॉनिटर करती हैं, तो उस दौरान भी इस इलीगल फ्यूल स्मगलिंग के ऊपर कंप्लीट क्रैकडाउन नहीं किया जाता। इन प्रोटेस्ट से कुछ दिन पहले ही दोनों साइड्स ने अपने सिक्योरिटी कंसर्न के चलते बॉर्डर रीजन पर फेंसिंग करने की बात करी थी, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो पाया और इससे साफ हो जाता है कि भले ही ईरान इस रीजन की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बॉर्डर को पूरे तरीके से लॉक नहीं कर सकता। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान हमेशा अधिकतर इश्यूज पर अलाइड रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान और इराक की लंबी लड़ाई में हमेशा ईरान
का ही साथ दिया है। वहीं ईरान द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अनरेस्ट को सपोर्ट किया है। इनके बीच बहुत सी बॉर्डर मार्केट भी एग्जिस्ट करती हैं जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करती हैं। ईरान पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है जिसके लिए उसने पाकिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन भी कंस्ट्रक्ट कर रखी है। लेकिन इन दोनों के बीच यूएस और पाकिस्तान की टाइज इरिटेशन का बड़ा कारण रही है। हालांकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को फ्रेंडली और ब्रदरली कंट्री कहकर बुलाती हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की टेरिटरी में बन रहे टेररिस्ट ग्रुप को उखाड़ फेंकना चाहती हैं। इमरान खान के टाइम में पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन खराब हो रहे थे, तब ईरान और पाकिस्तान के रिलेशन काफी हद तक इम्प्रूव हुए। एक्सपर्ट के मुताबिक उनके रूल में पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट के द्वारा ईरान में अटैक भी कम हुए, लेकिन उनके जाने के बाद सिचुएशन रिवर्स होती हुई दिख रही है। पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट और आर्मी यूएस के काफी करीब है और कहीं ना कहीं ये चीज ही ईरान के प्रोवेशन को एग्रीवेट कर सकती है। ईरान के लेटेस्ट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने तय किया कि वो इन अटैक्स को रिटेलिएट करेगा। थर्सडे को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ईरान में ऑपरेशन मार्ग बार समाचार लॉन्च किया है। पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का कहना है कि इनकी फोर्सेज ने ईरान में हाईली प्रिसाइज मिलिट्री स्ट्राइक कंडक्ट की है और इनका टारगेट साउथ ईस्टर्न ईरान में मौजूद टेररिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड को खत्म करना है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान में पाकिस्तान बॉर्डर के 30 माइल्स के अंडर कुछ 7 लोकेशन को टारगेट किया है जहां से बलोच एथनिक ग्रुप के सेपरेटिस्ट ऑपरेट करते थे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हुसैन हकीम ने एनवाईटी को बताया कि अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच अटैक और काउंटर अटैक का ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान खुद को मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के जंजाल में उलझा सकता है और अगर उसने रिटेलिएट नहीं किया तो वो दुनिया के आगे वीक अपीयर होगा, जो पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ऐसे में अब आप ये समझ सकते हैं कि पूरा सिनेरियो पाकिस्तान और ईरान के अलावा इस पूरे रीजन के लिए कितना सेंसिटिव हो सकता है। कुल मिलाकर के इस पूरे रीजन की हालात फिलहाल बहुत ही नाजुक है। ऐसे में दोनों अपने टाइज को कब तक कॉर्डियल रख पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।